हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस सेशन में जहां पे हम बात करते हैं ओलंपियाड्स रिलेटेड टॉपिक्स और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। My name is Devika and I am your biology tutor, your mentor, your guide over here, and we are going to talk about the very important questions of life process. लाइफ प्रोसेस आप जैसे जानते हो कि 10th में आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सर चैप्टर है, लंबा भी है और बहुत ज़्यादा वेटेज भी है इसका आपके साइंस के पेपर में। नाउ अगर हम उसे कंपेयर करें इन टू दी एनएसओ, अब एनएसओ कोई ऐसा वेटेज आपको नहीं देती है, राइट? कोई मार्क्ड स्टेटेड ऑफिशियल वेटेज ऐसा नहीं है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लेंथ ऑफ द चैप्टर एंड इसका आपके उस बोर्ड वाली एग्जाम में जितना वेटेज होता है लगभग उससे ही आप उसका कंसिडर करते हुए इसमें भी आपके एनएसओ में भी लगभग ऑन एन एवरेज वैसा ही वेटेज मानते हुए चलो। तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आपके बोर्ड एग्जाम में लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर का वेटेज होता है कहीं 7 to 8 marks, okay, out of the 25 marks which is given for biology, 25 for biology और 5 जो है वो environment, ऐसे टोटली 30 मार्क्स का वेटेज होता है अपना सीबीएसई एग्जाम में। अब इससे आप अंदाजा लगा लो कि ये वाला चैप्टर यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम क्या करने वाले भाई, आज हम बात करने वाले इसके पीवाईक्यूज की, हाँ एनएसओ के पीवाईक्यूज की बात करेंगे। इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं वो जानेंगे और आप देखोगे कि इसके क्वेश्चंस भी बड़े मज़ेदार हैं, राइट? एप्लीकेशन बेस्ड है तो बहुत मज़ा आता है इसके क्वेश्चंस को समझने में, सॉल्व करने में। तो आओ चलो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। बढ़िया सा डायग्राम दे रखा है एंड द क्वेश्चन सेज कि भैया रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ हार्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोला है? करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पे जब हम कहते हैं करेक्ट ऑप्शंस तो हमें ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे देखो इन्होंने डायग्राम में बता दिया है y x p q, है ना? आप जानते हो कि y क्या है? y आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये आपकी राइट आर्ट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये तो हमारा शॉर्ट है। तो इसका मतलब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं? देखो ये तो आपके दिमाग में तुरंत हो ही जाएगा, है ना? लेकिन इसे सॉल्व करना है हमें एकदम ढंग से। तो कैसे करें, राइट? कि कोई गुंजाइश ना छूटे आपकी, तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसे सॉल्व करना चाहिए। आई एम जस्ट टेलिंग यू द तरीका, यू कैन ऑलवेज इम्प्रोवाइज ऑन इट, डेफिनेटली जो आपको एकदम आसान लगे, ठीक है? तो P अपना RV हो गया, हाँ, और आपका Q हो गया। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए पहले चैम्बर्स कौन से हैं, ये तो सॉर्ट हो गया, है ना? राइट ऑरिकल है, Y जो है आपका लेफ्ट ऑरिकल है, P जो है आपका राइट वेंट्रिकल है, Q जो है वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट? ये तो हमारा सॉर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस में आपके ऑप्शंस क्या आते हैं। द ब्लड फ्रॉम Y रीचेज दी लंग, बोल रहा है कि Y मतलब कि लेफ्ट ऑरिकल, आसान हो गया ना अभी समझना। Y रीचेस, द ब्लड फ्रॉम Y रीचेस टू द लंग्स, लंग्स की ओर भेजता है क्या? नहीं, ये तो कलेक्टिंग चैम्बर्स है ना, ये तो कलेक्टिंग चैम्बर्स है। दिस आर द पंपिंग चैम्बर्स, ये आपके पंपिंग चैम्बर्स होते हैं। तो द ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स द हार्ट थ्रू द पी, कौन भेजता है? आप जानते हो कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल भेजता है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्यों है? इसने पी बोल दिया, मतलब ये भी गलत हो गया, राइट? फिर लिखा है कि Y रिसीव्स ब्लड फ्रॉम दी लंग्स, लंग्स से ब्लड आता है इनटू द Y, इज दैट करेक्ट? इट दिस इज 100% करेक्ट। हमें हमारा सही एक ऑप्शन मिल गया, लेकिन चलो दूसरा ऑप्शन भी है वो भी पढ़ लेते हैं। D रिसीव्स, D तो है ही नहीं उसमें, तो यस डेफिनेटली C इज आवर करेक्ट आंसर, राइट? अब ये ही एक पैटर्न होता है बेटा कि आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे ना ऐसे ही X Y P Q यही लिख के भेजते हैं ये लोग, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन बनाते हैं, राइट? जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है।
सो हाँ जी, बढ़िया सा जीफ आ गया है जो आपको सर्कुलेशन ऑफ डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड दिखा रहा है. सो दिस कंसेप्ट डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इज सुपर इंपॉर्टेंट ओवर हियर, राइट. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं आपको बताते चलूँगी आज जितने भी टॉपिक्स हम कर रहे हैं ना, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं, और कुछ PYQs करेंगे. PYQs भी मैं दिखाऊंगी, वैसे के वैसे लेके आई हूँ. अब यहाँ पे जहाँ पे हम देख रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन है ये हमारा, कह रहे फोटोसिंथेसिस इन प्लांट कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस. 2 फेजेस में होता है, एक है P फेज और दूसरा है Q फेज. फेज P रिक्वायर्स लाइट एनर्जी, मतलब क्या आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, गिवन क्या है इसका मतलब कि P रिक्वायर्स लाइट एनर्जी. आप जानते हो कि आपका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है दैट इज अ बाइफेजिक रिएक्शन, राइट. तो लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, और फिर लिखा है क्योंकि इन्होंने बताया ना लाइट एनर्जी ऑकर्स इन द ग्रेना रीजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, वेयर एज द फेज Q इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, माने कि आपका डार्क रिएक्शन Q, ये आपका डार्क रिएक्शन है Q, एंड ऑकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू. इंपॉर्टेंट. बच्चे बायो में बस इसी पे गलती कर देते हैं, नॉलेज इनको सब होता है, लेकिन गलती और सिली मिस्टेक ट्रू और फॉल्स पढ़ने में हो जाता है, नॉट और इज में हो जाता है. तो ऐसा जब भी क्वेश्चन है तो आप एक अंडरलाइन कर लो, या आप बोर्ड एग्जाम में भी करो या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कर ही लो, ठीक है. रिगार्डिंग फेजेस P एंड Q ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो बताओ भाई लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के लिए कौन सा सेंटेंस सही है. अब हम क्या करेंगे जानते हो, हम यहाँ पे कैसे गलती को एलिमिनेट कर दे, बिल्कुल गलती होने ही ना दे, 0.1% भी गुंजाइश ना छोड़े. तो देखो हमने लिख दिया P तो लाइट है और Q तो डार्क है. अब पढ़ते हुए ही हम ऐसा पढ़ेंगे, राइट. तो यहाँ पे लिखा है Q तो हम इसको पढ़ेंगे डार्क, राइट. इन डार्क फेज और डार्क रिएक्शन लाइट एनर्जी इज यूज्ड अप, गॉन, राइट. ये तो डार्क है तो यहाँ अपना एलिमिनेट हो गया. फेज Q मतलब डार्क रिएक्शन यूटिलाइजेस assimilatory power produced during the P phase. So phase of dark reaction utilizes assimilatory power produced during the light reaction. हाँ, फिर लिखा है फेज P मतलब कि लाइट रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर whereas डार्क रिएक्शन क्यों है ना, सो डार्क रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंजेस ऑन टेम्परेचर, ऐसा तो नहीं है. तो फिर लिखा है फेज P मतलब कि लाइट रिएक्शन यूटिलाइजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर. ना ये हो जाता है अपना Q, है ना. डार्क में हम यूटिलाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे होता है अपना डार्क रिएक्शन में. थोड़ा सा याद दिला दूँ, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन. होप आपको आंसर मिल गया हो. आंसर मिल गया तो चैट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिएगा. आर यू एबल टू सॉल्व दैट दोज क्वेश्चंस, राइट. सो यहाँ पे देखो सिंपल सा सवाल है ना, ये लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन वाला कंसेप्ट आपका CBSE में भी है ना, आप सॉल्व करते हो. बस फ़र्क इतना सा है, यहाँ पे एक QPRST करके अपने को दे देते हैं सिचुएशन, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनालिटिकल दिमाग वहाँ पे लगाना पड़ता है, तो बिल्कुल हल्का सा है, लेकिन कंसेप्ट तो आपको पता ही है. फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है. फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोप्लास्ट, राइट. तो फर्स्ट स्टेप्स क्या होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी. तो लाइट एनर्जी को हमने एब्जॉर्ब कर लिया, हमने मतलब प्लांट्स ने, क्लोरोप्लास्ट है, राइट. फिर सेकेंड स्टेप क्या होती है, इस लाइट एनर्जी को कन्वर्जन इनटू केमिकल एनर्जी, राइट. लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, राइट. आपका लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है केमिकल. अच्छा, केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है, ATP एंड NADPH जो कि आपके एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं. फिर तीसरा स्टेप क्या होता है, या इसी से जो हमने केमिकल एनर्जी बनाया है यहाँ पे,
यहाँ पे सेकेंड थिंग दैट हैपन्स इज द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब कि क्या हो रहा है बेटा जी, H2O को ब्रेक करके हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर दे रहे हैं। वी आर सेपरेटिंग दिस, राइट, H2O। अब आगे फिर होता है इसका एसिमिलेशन प्रोसेस, विच इज द डार्क रिएक्शन वेरिन वी यूटिलाइज और रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड into ग्लूकोज, राइट। ये हम करते हैं इन द लास्ट जो डार्क रिएक्शन का फेज होता है। दिस इज हैपनिंग इन योर लाइट रिएक्शन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम क्या समझे कि फेज पी इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर, ये तो नहीं, फेज डार्क रिएक्शन यूटिलाइजेस एसिमिलेटरी पावर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। दैट्स आर करेक्ट आंसर। क्यों भैया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एटीपी यूटिलाइज हो रहा है इसी को हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द ग्लूकोज, राइट। एनर्जी मॉलिक्यूल्स वहाँ पे जनरेट करते हैं फॉर अ रीजन ऑफ इट, राइट। तो हाँ, फॉर अ रीजन वी डू दैट जॉब, राइट। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? राइट, आंसर बी। चलो PYQ गाइस, PYQ ऑफ 2025, ये रिसेंट एग्जाम का है PYQ, राइट, एकदम रिसेंट एग्जाम का PYQ है 2024-2025 का ये एग्जाम्पल है, राइट। अब कहता है कि रोहन सजेस्टेड दैट प्लांट सेल्स डू नॉट रिक्वायर माइटोकॉन्ड्रिया। इन्होंने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं होती सिंस प्लांट सेल्स में, राइट, सिंस दे हैव क्लोरोफिल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड यू यूज टू कन्विंस हिम द अदरवाइज? आप उसको कैसे समझाओगे? नहीं रोहन, तू गलत है भाई, तू गलत है, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। तो आपको पता है इस क्या जांचना चाह रहे हैं, वॉट आर दे ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? Do you know the function of mitochondria? Do you know the function of chloroplast? And can you correlate between these two processes of energy production and food making? Right? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Having both chloroplast and mitochondria would maximize the rate of photosynthesis. माइटोकॉन्ड्रिया का कोई हाथ नहीं है आपके फोटोसिंथेसिस में, राइट, कोई हाथ नहीं है उसका, तो ये तो गलत हो गया। हैविंग बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया वुड मैक्सिमाइज द रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। अच्छा चलो मान लिया कि एटीपी तो आपके क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट है ना, बन रहा है लाइट रिएक्शन के दौरान। हमने अभी देखा कि जहाँ पे हम कहते हैं सेकेंड स्टेप में लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और इसी दौरान हम क्या करते हैं, फोटोलाइसिस करते हैं, जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी बन रही है, आपकी एटीपीज बन रहा है। लेकिन वो यूटिलाइज नहीं कर लेते हम डार्क रिएक्शन में, यूटिलाइज कर लेते भैया, राइट, एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द ग्लूकोज प्रोडक्शन के लिए। तो इस वजह से बेटा जी ये जो है फिट नहीं बैठ रहा। फिर कहता है माइटोकॉन्ड्रिया वुड बी नेसेसरी एट नाइट व्हेन क्लोरोप्लास्ट आर नो लॉन्गर एबल टू फोटोसिंथेसाइज। ये कह रहे हैं, सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है कि भैया जो रात में है वो तो फोटोसिंथेसिस ना हो पाई, और अगर फोटोसिंथेसिस ना हो पाई तो फिर वहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट में जो एटीपी बन रहा है वो भी नहीं हो पाएगा, तो प्लांट कैसे सस्टेन करेगा, है ना। अरे ऐसा नहीं है, प्लांट जो एटीपी वहाँ पे बना रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन, right, in the chloroplast, that is utilized for the glucose production. In fact, glucose production is also a metabolic process over there, in fact an anabolic process, जहाँ पे energy को initially लगेगा, वहाँ पे कुछ amount of energy is required there. So fourth option, the chemical energy stored in glucose cannot be efficiently utilized in the cells without mitochondria. Absolutely, aptly right. Why? Do you remember the process of respiration? Mitochondria is involved in the process of respiration. What is respiration, my dear students? Respiration मतलब ये नहीं होता, that is just breathing. That's a physical process. Respiration is breakdown of glucose molecule in the cells for the production of ATP, for the production of
एनर्जी, दैट इज रेस्पिरेशन। तो आपका ग्लूकोज जो है, राइट, ये टूटेगा इनटू द साइटोप्लाज्म, ये होगा, हाँ, और आपका जो पायरुवेट बनेगा वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में आपका एटीपी प्रोडक्शन होगा। सो ग्लूकोज से जो एनर्जी बनाने का काम है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, तो डेफिनेटली ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर। चलो, next PYQ guys from the same paper. The energy absorbed by chlorophyll is responsible for carrying out which of the following function? Energy absorbed by chlorophyll is responsible for carrying out, again photosynthesis का light reaction का concept यहाँ पे ये लोग आपका जज कर रहा है। सो कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, हाँ बिल्कुल फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होता है। सिंथेसिस ऑफ NADPH, हाँ बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, बिकॉज बोथ ATP एंड NADPH दोनों क्या है बेटा, आप ज़्यादा दिमाग मत डालो, बस इतना सोच लो कि NADPH, ATP तो आप जानते हो है ना, एनर्जी मॉलिक्यूल है, NADPH भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल होता है जो हमारी सेल्स में पाया जाता है। सो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, हाँ बिल्कुल सही। तो बोल रहे हैं ऑल ऑफ द अबाव, अगर तीनों सही है और चौथा ऑप्शन अपना ऑल ऑफ द अबाव है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डेफिनेटली इट वुड बी ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following transport metabolic waste and nutrients? metabolic waste कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? सो मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब क्या, वॉट एवर केमिकल रिएक्शंस आपके बॉडी में हो रहा है, आपकी हर एक सेल में हो रहा है इनफैक्ट, राइट, उसका जो वेस्ट बन रहा है एज अ साइड प्रोडक्ट, जो वेस्ट बन रहा है, दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट, ऑल द केमिकल रिएक्शंस, राइट। सो मेटाबॉलिक वेस्ट एंड न्यूट्रिएंट दोनों को ले जाने का काम किसका है? क्या ये काम डक्ट का है, ब्लड का है, नर्व का है? Which of the following is correct? तो मैं तो साफ देख पा रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस यहाँ से ब्लड बैठता है, ना डक्ट का है ना नर्व का है, राइट। नर्व सिग्नल पास करेगा, डक्ट्स जो है वो हार्मोन्स के लिए होती है, सॉरी सिक्रीशंस के लिए होती है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट है ना, तो उसके लिए होती है। यहाँ पे फिर हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, सीधा सीधा ओनली एंड ओनली ब्लड। वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन का कंसेप्ट क्लीन है तो ये आंसर अपने आप आ जाएगा। हाँ जी, चलो तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट अगर आपको ऐसे ही सवाल और चाहिए, है ना, तो हमें एनर्जी आपके लाइक्स और आपके प्यार से ही मिलती है बेटा। सो इफ यू वांट मोर, शेयर इट विद एज मेनी फ्रेंड्स एज यू कैन, एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक कमेंट तो जरूर बनता है कि हैव यू डन दैट और नॉट फॉर मी, राइट। अब नेक्स्ट सवाल, in an individual blood pH become too acidic due to the increase of carbon dioxide levels. Which respiratory response would help restore the pH of the normal level? एक बात समझ लो, आपके अगर ब्लड का pH लेवल हाई जाता है, ठीक है, आपका ब्लड का pH लेवल हाई जाता है तो इसका मतलब होता है कि ब्लड बेसिक बन रहा है, राइट, बेसिक बन रहा है ना, क्योंकि पीएच स्केल कैसी होती है अपनी, 7 के ऊपर बेस और 7 के नीचे एसिड, याद है ना, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट 7th ग्रेड में पढ़ते हो आप ये। तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होने, हालांकि यहाँ पे इन्होंने एसिडिक लिख दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके भी पूछ सकते कि पीएच लेवल ऑफ ब्लड गेट इट वेंट डाउन। डाउन का मतलब है भाई कि फिर वो एसिडिक की बात कर रहे हैं, अगर हाई लिखेंगे तो बोलेंगे कि बेसिक हो रहा है, राइट। सो ये रिस्टोर कैसे किया जाएगा? अच्छा, आपका ब्लड एसिडिक कब होता है? जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तो प्रोटॉन आयंस वहाँ पे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बेटा जी जो ब्लड है वो एसिडिक हो जाता है। अब अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपका पॉन्स मेडुला रीजन जो है, राइट, जहाँ पे आपका निमोटिक सेंटर होता है ब्रेन में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले में फिर से याद दिलाऊंगी मैं आपको,
राइट, वो एक्टिवेट हो जाता है विथ दिस, वो सेंस कर लेता है अरे ब्लड का पीएच अभी ना एकदम एसिडिक हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में बढ़ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ, डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ, नो चेंज इन रेस्पिरेटरी डेप्थ, स्टॉप ब्रीदिंग इन टेम्पररी। भाई ये तो RIP हो जाएगा है ना, कि ब्रीदिंग ही रोक दे। नहीं, हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कब हमारे शरीर में बढ़ेगा बेटा जी, कब ये हाई होगा, व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग, है ना, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तब जाके आपका यूटिलाइजेशन ऑफ फूड ज़्यादा होगा, रेस्पिरेशन रेट, यू विल ब्रेक डाउन मोर एंड मोर ग्लूकोज ओवर देयर, एंड इन दैट प्रोसेस यू विल डेफिनेटली प्रोड्यूस मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन योर सेल्स। तो अब आप जब दौड़ते भागते हो तो डेफिनेटली आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ। तो बताओ मुझे, सिंपल लॉजिक ना था ये, है ना, एकदम सिंपल सा लॉजिक था, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी आपको अच्छा प्रोटॉन्स कम होते हैं ज़्यादा होते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और हैंडल्स इफेक्ट, ये वो सब कुछ करने का ज़रूरत नहीं था। आराम से जो आपके साथ होता है आपने बस उसको एनालाइज किया कि भाई ऐसा कौन सा सिचुएशन है, कार्बन डाइऑक्साइड कब ज़्यादा होगा, है ना, तो तब होगा, तो आपने बराबर वहाँ पे एब्सोल्युटली। और एक बात, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो प्लीज डू नॉट हेजिटेट, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। सारे क्वेश्चन में जहाँ पे आता है कॉन्फिडेंटली उसको सॉल्व करते जाओ, जो क्वेश्चंस नहीं आते उस पर थोड़ा सा ध्यान दे के उसको वापस से एक बार एनालाइज करके लॉजिक लगा के एलिमिनेशन का फंडा यूज करके एक आंसर दे ही दियो, ठीक है, क्या पता सही लग जाए। चलो अब हाँ जी, आंसर दे रखा है आपके लिए यहाँ पे। चलो, तो आपको ये जो नोट्स है ना, ये हमारी टेलीग्राम चैनल में होती है, इसलिए मैं यहाँ पे आंसर्स भी लिख के रखती हूँ, ताकि जहाँ पे एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत हो, आपको बाद में भी अगर रिवाइज करनी है, एग्जाम के पहले भी रिवाइज करनी है, तो ये आपको एज एन हैंडी नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। कहाँ पे कलेक्ट करोगे, टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आज ही ज्वाइन कर लो, राइट। अब द ग्रुप of athletes participated in a high intense exercise regime while another group maintained a sedentary lifestyle। ये बैठ के सोफे पे गल्ला गाड़े वाला ग्रुप है, हाँ, ये जो आराम से बैठे, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है इनका। आफ्टर अ मंथ देयर लंग्स कैपेसिटी वर मेजर्ड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज। कौन सा रिजल्ट यहाँ पे दिखाई देगा, एथलीट्स विल हैव डिक्रीज लंग कैपेसिटी, दौड़ भाग कर रहे हैं, उनका लंग कैपेसिटी कम हो जाएगा ड्यू टू एक्सेसिव एक्सर्शन। Then athletes will increase lung capacity as a result of improved respiratory efficiency. Sedentary individuals will have increased lung capacity due to the rest. Both groups will have similar lung capacity. किसी के lung capacity में change नहीं होगा। तो देखो, लंग कैपेसिटी तो चेंज हो सकता है, ये हम जानते हैं। जो सिंगर्स होते हैं, जो आपके एथलीट्स होते हैं, स्विमर्स होते हैं, दे एक्सरसाइज ऑन देयर ब्रीदिंग पैटर्न्स टू चेंज एंड टू इंक्रीज द लंग कैपेसिटी। जितना बेहतर आप एक्टिव रहोगे, जितना बेहतर आप दौड़ भाग एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करोगे, आपका लंग उतना ही ज़्यादा यंग और उसका कैपेसिटी भी उतना ही ज़्यादा बड़ा रहेगा हमेशा, राइट। सो और फू फू करोगे तो क्या होगा, अक्षय कुमार तो बताते हैं क्या होता है, राइट। तो वो बेसिकली आपका लंग में टार भर देगा, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर आपने गेस कर ही लिया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। चलो, सो हाँ जी, आपके लिए आंसर दे रखा है मैंने। अब यहाँ पे इमेजिन यू आर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर एक बार रेस्पिरेटरी सिस्टम। You set up a model of respiratory membrane with varying thickness and surface area. What do you predict will happen to the rate of gaseous exchange as the membrane thickness increases? And how will this relate to the real life scenario? इन्होंने किताबी नॉलेज ले लिया, बोला आपने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया, तो इन्होंने आपको लैब में भी डाल दिया और बोला कि अब चलो कोरिलेट करो भाई, क्या तुम कोरिलेट, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड हो गया बेटा। यहाँ पे आपका एनालिटिकल एप्लीकेशन सारा जज किया जा रहा है,
राइट। तो सिंपल है, डरने का कोई काम ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दे भी दिया होगा। दिया है कि नहीं बताओ, फटाफट दे पाए कि नहीं, आंसर दो, फटाफट दो आंसर। तो यहाँ पे द रेट ऑफ गैसियस एक्सचेंज विल इंक्रीज एज द मेम्ब्रेन थिकनेस इंक्रीजेस। हाँ, कह रहा है कि रेट ऑफ गैसियस एक्सचेंज विल इंक्रीज एज द मेम्ब्रेन विल बिकम थिकर। सो दिस इज कंसिस्टेंट विथ कंडीशन इन डिसीज्ड लंग। ये तो भाई वहाँ पे जोड़ रहा है जहाँ पे डिसीज लंग है, मतलब फेफड़े जिसके खराब है, हाँ, वहाँ पे रेट ऑफ गैसियस एक्सचेंज बढ़ रहा है बोल रहा है। The rate of gaseous exchange will decrease as the membrane thickness increases. जितना मोटा होगा उतना thickness उसका कम होता जाएगा, उतना उसका exchange कम होता जाएगा. The rate of gaseous exchange remain unaffected by the change of membrane thickness, as in the real factor plays more significant role. The rate of gaseous exchange depend on the humidity level and the membrane, not on membrane. बोल रहे humidity पे है, राइट। तो गैसियस एक्सचेंज साइट क्या होती है आप जानते हो, एल्विलाई होती है, राइट। एल्विलाई कैसे बनी होती है? एल्विलाइज जो है आपकी वो बनी होती है बिल्कुल सिंगल एपिथेलियल लाइनिंग से, है ना, वो बनी होती है बिल्कुल सिंगल एपिथेलियल लाइनिंग से। एक सिंगल सेल की लाइन होती है जो इसको एकदम पतला बनाए रखता है ना, एकदम पतला बनाए रखता है। और कुछ इसमें खास सेल्स भी होती है जो सर्फेक्टेंट्स को रिलीज करती है, राइट। यहाँ पे टाइप 1 नेमेटोसाइट सेल्स एंड टाइप 2 नेमेटोसाइट सेल्स होती है। टाइप 1 जो है वो आपके नॉर्मल होते हैं। तो चलो फटाफट मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ओलंपियाड मटेरियल भी सिखा देती हूँ। और यहाँ पे टाइप 2 भी रहेगी बेटा। टाइप 2 क्या करती है? टाइप 2 सेल्स जो एल्विलर सेल्स, जिसे निमोटिक सेल्स भी कहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि निमो मतलब आपका लंग्स, राइट। तो यहाँ पे ये जो सेल्स रहेगी टाइप 2, ये सर्फेक्टेंट्स रिलीज करते हैं, राइट। ये सर्फेक्टेंट क्या करते हैं? रिड्यूस दिस सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं ये, ताकि चिपक ना जाए। और ये जो आपका एल्विलाई के बाकी के टाइप 1 है वो बिल्कुल सिंपल एपिथेलियम्स होते हैं, सिंगल लाइन एपिथेलियम, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज एकदम आराम से हो पाता है, राइट। जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज जो है वो एकदम बढ़िया तरीके से हो भाई दोनों ही कैसे, O2 अंदर जाएगा, हाँ। तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज जो है वो एकदम आराम से हो पाता है ना। अब ये जो सिनेरियो है इसका मतलब जितना पतला सरफेस रहेगा उतना ज़्यादा एक्सचेंज सही रहेगा। सो द रेट ऑफ गैसियस एक्सचेंज विल डिक्रीज एज द मेम्ब्रेन थिकनेस इंक्रीजेस। एकदम सही। जैसा जैसा अगर इसमें मोटी परत चढ़ाते जाओगे तो आपका रेट ऑफ गैसियस एक्सचेंज डिक्रीज होता चला जाएगा, राइट। तो सही आंसर बन जाता है अपना बी। चलो, आंसर एज यूजुअल गिवन ओवर हियर, ठीक है, हाँ। चलो, तो एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विथ देयर फंक्शन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद है क्या? बता दूं फटाफट, याद दिला देती हूँ फटाफट। तो आपका होता है बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल के बाद आपकी होती है पीसीटी, लूप ऑफ हेनलीज, डीसीटी एंड द कलेक्टिंग डक्ट, राइट। दिस इज अ यूजुअल स्ट्रक्चर ऑफ योर नेफ्रॉन। बिल्कुल 2D बना दिया मैंने। अब यहाँ पे आपकी कैपिलरीज भी आती है बेटा, कौन सी? आर्ट्रियोल, है ना। फिर ये यहाँ पे बीच में बना देती है आपका ग्लोमेरुलर, जो कि एक फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती है, और इफरेंट आर्ट्रियोल। ये आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल, ये आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल विल ब्रिंग द ब्लड ओवर हियर। एफरेंट का मतलब होता है इनकमिंग, इफरेंट का मतलब होता है आउटगोइंग। बायो में कहीं पे भी ये आपके प्रीफिक्स लगने दो। इफरेंट, ई फॉर एग्जिट, ऐसा याद रखो, याद रह जाएगा। चलो खैर, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम सारी चीज़ों की। बोला है ग्लोमेरुलर,
ये आपका ग्लोमेरुलार है, राइट। ग्लोमेरुलार डज द जॉब ऑफ फिल्ट्रेशन, है ना, क्या करता है बेटा, फिल्ट्रेशन करता है। सो क्या डू वी हैव दैट, यस, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। अब यहाँ से ये सारी चीज़ें फिल्टर आउट कर देता है यार, सारी काम की चीज़ें भी फिल्टर आउट कर देता है, इसमें कोई भेदभाव ही नहीं रखता ये। हाँ, तो यहाँ पे ग्लूकोज आ जाएगा, हाँ, यहाँ पे इतना सारा पानी भी ये बाहर भेज देता है। तो आपकी मोटा मोटी जो बड़ी सी जो सेल्स होती है, आपकी जो ब्लड सेल्स होती है, और कुछ बड़े बड़े प्रोटीन्स को छोड़ के ये सारी चीज़ों को बाहर निकाल देता है। इसके साथ साथ अमीनो एसिड्स को भी ये बाहर निकाल देगा। तो क्या ये अच्छी बात है, न्यूट्रिएंट बाहर चले गए, अमीनो एसिड्स मतलब काफ़ी सारे प्रोटीन्स भी बाहर चले गए छोटे मोटे, और पानी भी इतना सारा चला गया बाहर। ये कोई अच्छी बात है, ये तो बहुत बुरी बात है, राइट, ये तो बहुत बुरी बात है। तो फिर क्या करता है, हमारा जो पीसीटी होता है, ये आपका पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल क्योंकि ये पहले है, कॉन्वोलेटेड क्योंकि ये मुड़ा हुआ है, और ट्यूब्यूलर क्योंकि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये क्या करता है, ये रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है बेटा। ये क्या करता है, इन सारे मटेरियल को रीएब्जॉर्ब कर लेता है, इन योर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में ये चला जाता है, खून में डाल देता है वापस, राइट। तो आपका पीसीटी रीएब्जॉर्प्शन करता है। ओके, सो है क्या, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। हाँ जी, बिल्कुल सही, ठीक है। फिर आती है आपकी लूप ऑफ हेनलीज। आपकी जो लूप ऑफ हेनली होती है, जो हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर है ये वाला, ये मेडुलरी रीजन में धंसा हुआ होता है, एंड दिस इज बेसिकली डूइंग अ मैकेनिज्म जिसे काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। अभी आपको वो जानने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको ओलंपियाड में पूछा जाएगा, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रही हूँ, और शायद आपको याद रह जाएगा, बिकॉज ये वर्ड जो है ना बहुत अनोखा सा है, काउंटर करंट, क्योंकि खून एक तरफ और इसमें जो यूरिन प्रोड्यूस हो रही है वो एक तरफ दौड़ती है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए काउंटर करंट होता है वहाँ पे, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन होता है, ठीक है। सो ये लूप ऑफ हेनलीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, आपके यूरिन को और कॉन्सेंट्रेट करने का काम करती है, ठीक है। फिर डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, भाई ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, DCT। ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपका वापस से सिक्रीशन कर देगा, ठीक है। ये सिक्रीशन किस चीज़ों का करता है, ये आपके पोटेशियम सोडियम जैसे आयंस का सिक्रीशन कर देता है। अब इससे क्या होगा, इससे जो फाइनली इसको डिसाइड करना है ना कि अच्छा भाई इसका बैलेंस हमें बनाए रखना है कि नहीं रखना है, हाँ, इसका पीएच सही है कि नहीं, अगर पीएच कम ज़्यादा है तो प्रोटॉन्स वोटॉन्स को इधर उधर कर दो थोड़ा सा, राइट। तो उस तरीके से ये फाइनल आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। बॉडी का आयोनिक बैलेंस कम हो गया तो उसको भी ऑस्मो रेगुलेशन जॉब है ना, ऑस्मो रेगुलेशन भी एक काम है आपकी किडनी का, सिर्फ मेटाबॉलिक वेस्ट निकालना ही इसका मुद्दा नहीं होता है। सो वो भी जॉब यहाँ पे आपका DCT कर रहा है, राइट। सो ये सिक्रीशन कर देता है बेटा, राइट, क्या करता है, सिक्रीशन करता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, आप ही बता दो मुझे क्या रहेगा आंसर फिर आपका। एज फार एज आई कैन सी, ए का 2 तो बिल्कुल सही है, बी का 1 सही है, राइट, हाँ मिल गया। सो सी का 3 है और डी का 4 है, तो हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर। अब Which of the following statement about human lung is or are true? एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। Left lung has 2 lobes while the right lung has 3 lobes. The trachea branches into 2 branches, each entering into 1 lung. Alveoli are the site of gaseous exchange. ये तो मेरे को सही लग रहा है, हाँ। ऊपर वाला सेंटेंस देख लेते, एक बार दिखा देती हूँ आपको। आपका जो लेफ्ट लंग है इसमें 2 लोब्स होते हैं बेटा जी, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, और राइट लंग्स में आपके 3 लोब्स होते हैं। लेफ्ट में 2 लोब्स क्यों होते हैं, दैट्स बिकॉज इट मेक्स अ स्मॉल प्लेस फॉर योर हार्ट। आपका जो हार्ट है, लोअर साइड, योर वेंट्रिकल्स आर स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, राइट, बिकॉज ऑफ विच ये जो आपका लेफ्ट वाला लंग है छोटू सा रहेगा थोड़ा सा। तो ये तीनों ही सेंटेंस एकदम खचाखच बराबर है। लेफ्ट लंग हैज़ 2, हाँ जी बिल्कुल सही, राइट 3 बिल्कुल सही। तो ऑल ऑप्शन 1, 2, 3 all the sentences are correct, so option A is our correct answer. That was
was about today's session. आज हमने कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस किए हैं जिसका लिंक आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. सो आपको इसका PDF मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगी. थैंक यू वेरी मच माई सुपरस्टार्स. कीप अप दिस एनर्जी, सेंड दैट बैक टू मी एंड love you all. So see you in the next session with more important questions on another chapter. Till then, keep learning. Take care.